उम्र के साथ घुटनों में उभरता दर्द, सीढ़ियों पर थमते हुए कदम और पूजा के लिए जमीन पर बैठने की वो एक दबी हुई इच्छा, ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं है, ये हमारे घरों में मौजूद बड़ों की एक अनकही खामोश कहानी है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो वृद्धावस्था में घुटनों की समस्या और वैदिक उपाय पर आधारित एक विस्तृत लेख है। ये आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान की गहराइयों में उतरता है। अक्सर देखा है कि घर के बड़े इस दर्द को ये सोचकर सह लेते हैं कि कहीं वो अपने बच्चों पर बोझ ना बन जाए। तो आज हम सिर्फ नुस्खे नहीं जानेंगे, बल्कि उस सोच को समझेंगे जो इन नुस्खों के पीछे है। चलिए इस विषय की पड़ताल करते हैं। और ये नजरिया ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि आयुर्वेद इसे बीमारी मानता ही नहीं है। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वात का बढ़ना। मतलब शरीर में रूखापन बढ़ रहा है, जोड़ों में चिकनाई कम हो रही है और हड्डियां जाहिर कमजोर हो रही हैं। तो हमारे पूर्वजों का लक्ष्य इस प्रक्रिया से लड़ना नहीं था, बल्कि उसे समझकर प्रकृति में ही मौजूद समाधानों से इसके असर को धीमा और सहज बनाना था। ये एक तरह से संतुलन साधने की कला है। तो आप कह रही हैं कि समस्या को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। ये बीमारी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर ऐसा है तो उनके समाधान भी दवाइयों जैसे नहीं होंगे, वो जीवन शैली का हिस्सा होंगे, है ना? तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे आसान जगह से, हमारी रसोई से। स्रोत में सबसे पहला और सबसे सरल उपाय बताया गया है तिल और गुड़ का सेवन। खासतौर पर सर्दियों में हर सुबह एक मुट्ठी काले तिल चबाना और साथ में थोड़ा गुड़ खाना। अब सुनने में ये एक बहुत आम घरेलू नुस्खे जैसा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। जब भी हड्डियों की बात होती है, हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो क्या तिल और गुड़ सिर्फ कैल्शियम का एक देसी स्रोत है या इसमें कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये बात सही है कि तिल कैल्शियम का खजाना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ कैल्शियम की नहीं है। चरक संहिता में एक श्लोक है, तिलम बलकरम वृष्यम, जिसका मतलब है तिल हड्डियों को बल देता है। अब देखिए, आधुनिक विज्ञान बताता है कि तिल में लिग्नान नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सेस्मिन। और हाल की रिसर्च ने दिखाया है कि ये सेस्मिन जोड़ों के बीच की कार्टिलेज, मतलब जो नरम हड्डी होती है, उसे खराब होने से बचाने में मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ हड्डी को कैल्शियम नहीं दे रहे थे, वो पूरे जोड़ के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रख रहे थे। अरे वाह! और साथ में गुड़ सिर्फ मीठे के लिए नहीं है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, वो शरीर में गर्मी पैदा करता है और तिल के पोषक तत्वों को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। वाह! मतलब ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, तो एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। तो ठीक है, हमने पोषण से शरीर को अंदर से मजबूत किया, लेकिन धूप और हवा की भी तो जरूरत होती है। मुझे लगता है स्रोत का अगला बिंदु इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा उपाय है सूर्य की शक्ति और हल्का व्यायाम। स्रोत में बहुत सुंदर बात कही गई है कि अगर घुटने ज्यादा न मुड़े तो बस सूर्योदय के समय खड़े होकर सूर्य को प्रणाम ही कर लें। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। अच्छा जी, सूर्य की किरणें विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और शक्तिशाली स्रोत है। और विटामिन डी वो चाबी है जिसके बिना कैल्शियम का ताला खुलता ही नहीं। मतलब विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएगा? बिल्कुल। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, विटामिन डी के बिना शरीर उसे सोख कर हड्डियों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। ये तो समझ आता है, लेकिन आज की जिंदगी में जहां लोग सुबह 9 बजे ऑफिस के अंदर जाते हैं और शाम को ही निकलते हैं, उनके लिए यह कितना प्रैक्टिकल है? क्या स्रोत में इसका कोई व्यावहारिक हल है? स्रोत सीधे तौर पर आज की जीवन शैली पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उसका सिद्धांत बहुत लचीला है। सिद्धांत ये है कि शरीर को धूप मिले। इसका मतलब ये नहीं कि घंटों धूप में बैठना है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट भी, जब धूप बहुत तेज ना हो, शरीर के कुछ हिस्सों पर सीधी धूप लेना काफी है। और रही बात व्यायाम की, तो यहाँ भी जोर जिम जाने पर नहीं है। जोर है जोड़ों को गतिशील रखने पर। कुर्सी पर बैठे बैठे ही घुटनों को धीरे धीरे सीधा करना और मोड़ना,
ये छोटी छोटी क्रियाएं खून का दौरा बढ़ाती हैं और अकड़न को कम करती हैं। ये उस दरवाजे के कब्जे में तेल डालने जैसा है जो इस्तेमाल न होने पर जाम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने पोषण की बात की, बाहरी ऊर्जा यानी धूप की बात की, ये तो नींव हो गई। लेकिन जब शरीर को किसी खास मदद की जरूरत हो, किसी बूस्टर डोज की, तो क्या स्रोत में किसी खास रसायन या टॉनिक का भी जिक्र है? हाँ, और आयुर्वेद में इसके लिए बल्य औषधियों का जिक्र है, यानी वो जड़ी बूटियां जो बल प्रदान करती हैं। इस सूची में अश्वगंधा का नाम सबसे ऊपर आता है। स्रोत कहता है कि रात को सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पीना चाहिए। अश्वगंधा सिर्फ हड्डियों को पोषण नहीं देती। अच्छा जी, ये उन मांसपेशियों को भी मजबूत करती है जो घुटने के जोड़ को चारों तरफ से पकड़कर सहारा देती हैं। और जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो जोड़ों पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। ये दिलचस्प है। स्रोत में एक और बात कही गई है, महिलाओं के लिए शतावरी। अश्वगंधा और शतावरी में ये फर्क क्यों? क्योंकि आयुर्वेद शरीर को एक ही नजर से नहीं देखता। वो पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट और हार्मोनल जरूरतों को समझता है। अश्वगंधा को अक्सर पुरुष ऊर्जा से जोड़ा जाता है, वहीं शतावरी महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। ये खास तौर पर महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को संतुलित करने में मदद करती है। मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है तो हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं। शतावरी इस प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकती है। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। जी हाँ। तो हमने अंदर से पोषण दे दिया, जड़ी बूटियों से ताकत भी दे दी, लेकिन जब दर्द हो रहा हो उस वक्त की तत्काल राहत के लिए क्या कोई बाहरी उपाय भी है? मुझे सरसों के तेल और लहसुन की मालिश का जिक्र याद आ रहा है, जो हर किसी के घर में कभी न कभी इस्तेमाल हुआ होगा। और हम सबने शायद इसे एक पुराना नुस्खा मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। स्रोत में बताया गया है कि सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डालकर तब तक गर्म करें जब तक वो काली ना पड़ जाए। जब लहसुन को गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद एलिसिन नाम का कंपाउंड सक्रिय हो जाता है, जिसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी गुण होते हैं। ये गुण तेल में घुल जाते हैं। तो ये सिर्फ त्वचा को चिकना करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब इस गुनगुने तेल से जोड़ों पर मालिश की जाती है तो दो चीजें होती हैं। पहला, तेल में मौजूद औषधीय गुण त्वचा के जरिए अंदर जाते हैं और सूजन को कम करते हैं। दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, मालिश से उस जगह पर रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और बढ़ा हुआ रक्त संचार अपने साथ ज्यादा ऑक्सीजन लाता है और दर्द पैदा करने वाले टॉक्सिन्स को वहां से हटाकर ले जाता है। ये सीधे सेल्यूलर लेवल पर काम कर रहा है। तो ये हुई बाहर से राहत पहुंचाने की बात। लेकिन आपने अभी सूजन और टॉक्सिन्स की बात की। ये दर्द की असली जड़ लगती है। क्या स्रोत में इस अंदरूनी सूजन से निपटने के लिए भी कोई मास्टर स्ट्रोक बताया गया है? बिल्कुल, और यहीं पर गिलोय और हल्दी का काढ़ा सामने आता है। ये मिश्रण सीधे समस्या की जड़ पर काम करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को आज आधुनिक विज्ञान सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में से एक मानता है। अरे वाह! और गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता यानी अमृत कहा गया है, वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। स्रोत के अनुसार गिलोय का रस, थोड़ी हल्दी और शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेना चाहिए। तो ये काढ़ा एक साथ दो काम करता है, सूजन की आग को बुझाना और शरीर की अंदरूनी शक्ति को जगाना। तो अगर हम इन सभी उपायों को एक साथ देखें, तिल, गुड़, धूप, अश्वगंधा, मालिश और ये काढ़ा, तो ये एक पूरी जीवन शैली की तरह लगता है। लेकिन स्रोत में कुछ सावधानियों का भी जिक्र है, जैसे वजन को नियंत्रण में रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना और भरपूर पानी पीना। ये बातें तो बहुत सामान्य लगती हैं, पर क्या इनके पीछे भी कोई आयुर्वेदिक तर्क है? यकीनन। और यहीं पर वात दोष का सिद्धांत काम आता है। आयुर्वेद में वात का संबंध गति, हवा और सूखेपन से है। जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो जोड़ों में सूखापन और अकड़न आती है, चिकनाई कम हो जाती है। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक जैसी ठंडी और सूखी चीजें शरीर में इसी वात को और बढ़ाती हैं। इसीलिए इनसे परहेज करने को कहा गया है। अच्छा, और वजन का क्या संबंध है इससे? इसका संबंध तो सीधा गणित और भौतिकी से है।
हमारे घुटने शरीर का पूरा भार उठाते हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर का वजन 1 किलो बढ़ने पर घुटनों पर लगभग 4 किलो का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। 4 किलो? जी। अब सोचिए, अगर किसी का वजन 10 किलो ज्यादा है तो उसके घुटने हर कदम पर 40 किलो का अतिरिक्त बोझ उठा रहे हैं। समय के साथ ये अतिरिक्त दबाव जोड़ों को घिस देता है। इसलिए वजन नियंत्रित रखना सीधे सीधे अपने घुटनों की उम्र बढ़ाने जैसा है। और पानी जोड़ों के बीच उस साइनोवियल फ्लूइड या चिकनाई को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान में घुटनों के दर्द को एक अलग थलग समस्या के तौर पर नहीं देखा गया है, बल्कि पूरे शरीर और जीवन शैली से जुड़ी एक अवस्था के रूप में देखा गया है। तिल गुड़ के पोषण से लेकर धूप की ऊर्जा, जड़ी बूटियों की शक्ति और मालिश के आराम तक, हर उपाय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को वापस लाने की कोशिश है। यह हमें याद दिलाता है कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है जिसे सही देखभाल से पीड़ादायक होने की जगह गरिमापूर्ण बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। ये उपाय सिर्फ दर्द को प्रबंधित करने के बारे में नहीं है, ये उस जीवन शैली को फिर से अपनाने के बारे में है जहां हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध था। आज हमने देखा कि कैसे तिल और हल्दी जैसी साधारण रसोई की चीज़ों के पीछे गहरा विज्ञान है जिसे अब जाकर आधुनिक रिसर्च प्रमाणित कर रही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दादी नानी के ऐसे और कितने नुस्खे हैं जिन्हें हम आज शायद अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, जबकि शायद उनके पीछे भी ऐसे ही गहरे जैविक सत्य छिपे हों जो बस हमारे समझने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है।